सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग की डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप लोग का जो सब्जेक्ट है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, इसके अंतर्गत आपका जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें देखिए मानव अधिकार पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है या फिर एक चार्ट तैयार करना है। तो चलिए इस पर हम कैसे आपको इस पर क्या-क्या चीजें लिखनी है और कैसे आपको अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम मानवाधिकार के विषय में समझेंगे। मानवाधिकार का संदर्भ यानी कि इससे क्या संदर्भ या इसका क्या अर्थ है, इसके आगे हम बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं ताकि आप लोग का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बहुत ही अच्छे से बने। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा मानवाधिकार के विषय में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, यानी कि भारत ने भी क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया। हालांकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में एनएचआरसी अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। वर्तमान समय में देश में जिस तरीके का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम की बच्चियों के साथ हुए विभत्स कृत्य में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। कई विवादास्पद घटनाओं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामले के बाद मौलानाओं में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। हालांकि ऐसे कई मसले हमें देखने को मिल जाते हैं जब मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए एनएचआरसी अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है, लेकिन फिर भी एनएचआरसी अन्य कई मामलों पर अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। तो क्या इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के क्या कारण है और क्या इस लाचारी का कोई समाधान है। इस लेख के माध्यम से हमें इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। तो मानवाधिकार क्या है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। एक वाक्य में कहे तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इनमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आप एक इंसान हो, एक इंसान हो। इसका कहने का मतलब है कि आप जाति, धर्म, लिंग, इन सब से आप किस जाति के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस धर्म के हो या किस तरीके से यहाँ पर आप औरत हो कि आदमी हो, किस समुदाय के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बात होगी मानवता की, यानी कि सबसे पहले जो मानवाधिकार का गठन हुआ इसीलिए गठन हुआ कि मानव के अधिकारों की रक्षा हो सके। उसको किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उससे उसको रोका जा सके, जो उसको प्रताड़ित कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी चीजों से हमें यहाँ पर सुरक्षा दी गई है कि हम किस तरीके से हर एक व्यक्ति का क्या अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है मानवाधिकार। अब चलिए आगे देखते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो ये देश के संविधान में उल्लेखित अधिकार हैं। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है कि मौलिक अधिकार के कुछ तत्व मानवाधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब देखिए यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब हुआ था और ये क्या क्या कार्य करता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ साथ मानवाधिकारों का लोकपाल भी है
उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय मानवाधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है। एनएचआरसी को मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में यह परिकल्पना भी की गई है कि एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इस आयोग ने देश में आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के मानवाधिकारों, एलजीबीटी समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर अपनी सिफारिशें सरकार तक पहुंचाई हैं और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। अब एनएचआरसी के क्या कार्य हैं? शिकायतें प्राप्त करना तथा लोक सेवकों द्वारा हुई भूल चूक तथा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरू करना इसमें शामिल है, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सके। एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर के दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान लगभग 61,532 मामले विचार हेतु दर्ज किए गए थे और आयोग ने लगभग 66,532 मामलों का निपटारा किया। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 49 मामलों की मौके पर ही जांच की गई। कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना, न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच पड़ताल करना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। साथ ही एनएचआरसी मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य संबंधित अभिसमयों और दस्तावेजों का अध्ययन तथा उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है। भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना भी एनएचआरसी के कार्यों के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एनएचआरसी के और भी कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से कार्य करता है, जैसे कि समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता फैलाता है, किसी लंबित वाद के मामले में न्यायालय की सहमति से उस वाद का निपटारा करवाना, और बहुत सारे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे। इस तरीके से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो हर संभव भारत में मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर पहल करता है। इसके बावजूद कई दफा देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। तो क्या इसके लिए मानवाधिकार आयोग को दोषी माना जाए या फिर हमारे यहाँ की व्यवस्था में ही खोट है? भारत में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिससे धर्म की स्वतंत्रता भी निहित है। इन्हीं स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इससे किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, बल्कि उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होते हैं जो इस घटना के शिकार होते हैं तथा जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता, जैसे मासूम बच्चे, गरीब, पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन इत्यादि। दूसरी तरफ भारत के कुछ राज्यों से अफस्पा कानून इसलिए हटा दिए गए क्योंकि इस कानून के जरिए सैन्य बलों को दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग होने की वारदातें सामने आने लगी। उदाहरण के तौर पर बिना वारंट किसी के घर की तलाशी लेना, किसी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट की गिरफ्तार करना, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, अशांति फैलाता है तो उसे प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना आदि खबरें अक्सर अखबारों में रहती थीं। लिहाजा यह सवाल उठता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल पल किसी न किसी तरीके से की प्रताड़ना या दंश झेल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनके कारण एनएचआरसी मानवाधिकारों की रक्षा करने में खुद को लाचार पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में मानवाधिकार आयोग के सामने कौन कौन सी मौजूदा चुनौतियां हैं, इसके विषय में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। लिहाजा मानवाधिकारों के मजबूती से प्रभावी नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है। यही कारण है कि हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कागजों पर ही रह गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो केंद्र सरकारें होती हैं और राज्य सरकारें होती हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं और कोई बाध्य नहीं होती है कि उनको मानवाधिकार आयोग की बात माननी ही पड़े, तो इसलिए वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और बहुत सारे मामले इसी तरीके से रह जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं, यहाँ पर दी हुई हैं, आपके अपने ऊपर है। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए अब आगे की राह क्या है ये देख लीजिए आप लोग।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं का विवरण इस ढंग से दिया जाए जिससे विभिन्न आयोगों के बीच डाटा का तालमेल अच्छे से बैठ पाए। मानवाधिकार आयोग की शिकायतों का निपटारा करने के लिए उपयोगी मानदंड निर्धारित करने चाहिए। ऐसे मुद्दों में कार्रवाई के निर्धारण तथा उसके समन्वय के लिए आयोग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्रवाई को अधिक सफल बनाने के लिए प्रत्येक संविधिक आयोग के अंदर एक आंतरिक पद्धति विकसित की जाए। केंद्र तथा राज्य सरकारों को भी गंभीर अपराधों से निपटने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकारें मानवाधिकार आयोग की सहायता भी ले सकती हैं। भीड़ तंत्र को लेकर भी सरकार को सख्त कानून अपनाने की जरूरत है। साथ ही सरकारें तथा मीडिया को गंभीर मामलों के साथ साथ आम मसलों पर भी अपनी उदासीनता को त्यागने की दरकार है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी क्या-क्या यहाँ पर क्या-क्या इसका अधिकार क्षेत्र है और क्या-क्या इसको और चीजें अभी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसका अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर क्लिक करके आपको बस केवल और केवल चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे और वहां से आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके भी वहां से हमारे चैनल से ऐड हो सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही सर्च करेंगे टारगेट यूपी टेट सीटेट तुरंत हमारा चैनल खुल जाएगा और उसके बाद आपको वहां पर ज्वाइन के बटन को दबा करके आसानी से वहां से आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप सभी लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे जितने भी यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनवाए हैं और आपको सभी प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जितने भी प्रोजेक्ट हमने अभी तक बनवाए हैं आप लोग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनवाए हैं अब तक आपको सभी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियोस भी पाने के लिए और लगातार न्यूज से अपडेट रहने के लिए अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे चल करके हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकें और जितने भी भाई बहनों तक हमारा वीडियो पहुंचे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो सभी सफल होगी जब हमारे अधिक से अधिक DLED के भाई बहन हमसे जुड़ेंगे और लगातार हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज चाहे आप लोग के कॉलेज का ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं वहां पर जरूर सेंड करें जिससे अधिक से अधिक DLED के भाई बहनों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।